हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कारगी क्लासेस। डेट आज की 18 मई 2021 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस की इंपॉर्टेंट न्यूज़ और एक्सप्लेन पेज से आर्टिकल जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर फ्रंट पेज पे हम देखें तो कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ को पहले हाईलाइट कर लेते हैं। फर्स्ट इज इंडिया ने प्लाज्मा थेरेपी को ड्रॉप कर दिया है कोविड-19 के ट्रीटमेंट से रिलेटेड जो प्रोटोकॉल्स थे उनमें से। एक तो ये न्यूज़ हम डिस्कस करेंगे। दूसरा जो न्यूज़ है हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है दैट इज़ इधर आप देख सकते हो कि सेकेंड वेव ने इकोनॉमी पर इतना ज़्यादा असर नहीं किया जितना कि फर्स्ट वेव ने किया था। इसमें आरबीआई की रिपोर्ट आई है लेटेस्ट, उसके बारे में बताया हुआ है। ठीक है, ये जानेंगे। इसके अलावा आप एथिक्स के पेपर जीएस पेपर 4 में इंटेग्रिटी वाला जो पोर्शन है ना, उसके साथ में इस न्यूज़ को कनेक्ट कर सकते हो, जिसमें अभी दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को आड़े हाथों लिया और ये कहा कि आप किस तरीके से वाइट वॉश्ड इंक्वायरी कर सकते हो जबकि पॉलिटिशियन ने होर्डिंग की है मेडिसिन की और वैक्सीन्स की। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इंटेग्रिटी पे सवाल उठ गया दिल्ली पुलिस की पे। ठीक है, तो कभी एग्जाम्पल आपको डालना हो तो ये आप डाल सकते हो। ओके, बाकी तो ये देखो फ्रंट पेज पे इतनी कुछ इंपॉर्टेंट इधर देख सकते हो। एक न्यूज़ हो रहा है, हाँ ये भी हम देखेंगे कि कोविशील्ड के वैक्सीनेशन के बाद में मतलब 10 लाख के ऊपर एक ही ऐसा केस आया है जिसमें ब्लड क्लॉटिंग हुई है, जबकि वेस्टर्न कंट्रीज़ ने टेम्परेरी बैन भी लगाए थे कोविशील्ड का। जो आप देखोगे ना, आउट ऑफ इंडिया इस वैक्सीन कैंडिडेट को बोला जाता है ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन कैंडिडेट के नाम से जाना जाता है, जिसको हम यहाँ पे कोविशील्ड बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये इंडिया में डोमेस्टिकली हमारे यहाँ पर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा प्रोड्यूस किया जा रहा है। तो ऐसे में हमारे यहाँ पर क्लोटिंग के केसेस कम आए हैं, तो देखेंगे इस प्रोविज़न को। अच्छा है ये भी। एक ये न्यूज़ हो ही गई, बाकी और कोई सा भी आर्टिकल हमारे लिए इतना काम का है नहीं। ठीक है, साइक्लोन्स के बारे में, इनके बारे में हम अच्छा सा देख चुके हैं और कुछ नहीं देखेंगे, आगे देखते हैं। पेज 3 पर हम फर्स्ट न्यूज़ डिस्कस करेंगे। कोविन को अब हिंदी और 14 दूसरी रीजनल लैंग्वेजेस में लॉन्च किया जाएगा। हमने एडिटोरियल डिस्कस किया था जिसमें बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा था, बोलो कोविन को आप इंग्लिश में चला रहे हो और ऐसे में गांव के लोग क्या इतने पढ़े लिखे हैं जो रजिस्ट्रेशन करा पाएंगे। ठीक है, दूसरा अकाउंटेबिलिटी वाला जो जीएस पेपर 4 का पोर्शन होता है ना जनरल स्टडीज़ में, मेंस में, उसमें आप इसको एग्जाम्पल के तौर पे डाल सकते हो कि उत्तराखंड में एक हॉस्पिटल है। ठीक है, तो उन्होंने 65 कोविड रिलेटेड डेथ्स को रजिस्टर ही नहीं किया, उनके बारे में कुछ उनके पास रिकॉर्ड ही नहीं है। तो ऐसे में इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। तो ये कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी से भागना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना है। ठीक है, इससे ये हमें समझ में आता है। इधर कर्नाटका में NIVs, दैट मीन्स अभी आप देखोगे कि HFNO इनके बजाय अब NIVs का यूज़ किया जाएगा। तो एक बार इस न्यूज़ पर भी नज़र डालेंगे, ये क्या है, इनके बारे में थोड़ी डिटेल गेन करेंगे। इधर आप देख सकते हो हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो रिव्यू कर रहे हैं कि डिफेंस फोर्सेस ने टैकल करने के लिए पेंडेमिक को क्या क्या एफर्ट्स लगाए हैं। तो एक दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो जान लेंगे। ये आर्टिकल हम नहीं देखेंगे, ये भी हम नहीं देखेंगे, आगे देखते हैं। पेज नंबर 4 पे हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसमें से भी कुछ बस केवल नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। ठीक है, इसमें देखा जा रहा है कि हमारे जो सेंट्रल एजुकेशन मिनिस्टर है उन्होंने डिफरेंट स्टेट्स के एजुकेशन मिनिस्टर्स के साथ में बातचीत की है कि कोविड के टाइम पे क्या स्ट्रेटेजी उन्होंने अपनाई एजुकेशन को कंटिन्यू करने के लिए और आगे क्या किया जा सकता है। तो एक इस न्यूज़ के बारे में हम देखेंगे। बाकी ये भी काम का नहीं है, ये भी इतना काम का नहीं है, क्योंकि ताउते ये ट्रॉपिकल साइक्लोन है उसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, ज़्यादा कुछ काम का है नहीं। ये भी काम का नहीं है, 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 आगे देखते हैं। एक्सप्लेन पेज पे भी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। इधर आप देख सकते हो कि कैसे लंबे समय तक चलने वाली ये जो बीमारी है ये कैसे टाइम लगाएगी कम होने में, उसके ऊपर डिपेंड रिलेटेड चीज़ है। ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको भी हम डिस्कस नहीं करने वाले हैं। नीचे भी कोविड से रिलेटेड ये कि USA में जिन लोगों ने भी वैक्सीन की दो डोजेस ले ली, या फिर जॉनसन एंड जॉनसन का जो वैक्सीन कैंडिडेट है जिसमें एक ही वैक्सीन बहुत है। ठीक है, तो ऐसे में USA में वहाँ का जो हमारी जैसे ICMR है ना, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, उसी की तरह वहाँ पर USA में सेंटर्स ऑफ डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन CDS बोला जाता है। तो उन्होंने वहाँ पर अलाउ कर दिया है कि आप बिना मास्क के घूम फिर सकते हो अगर आपने वैक्सीन पूरी डोज ले ली है। तो इसी से रिलेटेड है, हमारे यहाँ पर इतनी रेलेवेंट नहीं है क्योंकि इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है अभी भी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इग्नोर करो इस आर्टिकल को, हमारे लिए काम का नहीं है, आगे देखते हैं। वर्ल्ड पेज पे देखें तो यूनाइटेड स्टेट्स अपनी तरफ से कोई स्टेटमेंट जारी नहीं कर रहा है कि कैसे भी करके अभी इमीडिएट सीज फायर साइन हो
पैलेस्टीन और एक तरफ है इजराइल, दोनों के बीच में। और दूसरी तरफ चाइना ने अपनी तरफ से रिक्वेस्ट की है, चाइना, नॉर्वे और ट्यूनीशिया, इन तीनों कंट्रीज़ ने, कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जल्दी बैठक बुलाई जाए और ये जो वायलेंस हो रहा है ना गाजा स्ट्रिप के, उसको रोका जाए। उससे रिलेटेड आर्टिकल है, इससे रिलेटेड हमने कंटेंट बहुत सारा डिस्कस कर लिया, नहीं देखेंगे बिल्कुल भी, क्योंकि इसमें न्यूज़ में इतना काम का कुछ भी नहीं है। और यूके में देखो फिर से मंडे, दैट मीन्स कल गया तो फिर से रीओपन मतलब एक तरीके से रीओपन हो गई इकोनॉमी, दूसरी एक्टिविटीज़, पार्टीज़, जो पब में सेलिब्रेशन, हग करना, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं रीस्टार्ट हो रही हैं। तो हमारे इतना काम का है नहीं, बस ये है कि छोटी सी जानकारी है। फ्रांस, जर्मनी और स्पेन, ये तीनों मिलकर के अब फाइटर जेट प्रोड्यूस कर रहे हैं। क्यों करेंगे, इस न्यूज़ को हम देख लेंगे। बाइडन ने वैक्सीन शेयरिंग को लेकर के जो 80 मिलियन डोसेस की, ये यूएसए की न्यूज़ हमारे काम की है नहीं, ये भी इतनी काम की नहीं है। ये बस इतना सा देख लो कि इजरायली सिटी में जो अटैक चल रहा है अभी, गाजा स्ट्रिप और इसराइल के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ऐसे में वहाँ पर जो इंडियंस थे उनको रेस्क्यू करने के लिए क्रिकेट क्लब है वो आगे आया है, उससे रिलेटेड ये दिया हुआ है। तो ज़्यादा कुछ काम का है नहीं। इधर आप देखोगे मिस यूनिवर्स के कंपटीशन में म्यांमार की जो कंटेस्टेंट है, उन्होंने क्या मैसेज दिया है कि हमारे लोगों को वहाँ की आर्मी मार रही है, हमें बचाओ, वर्ल्ड कम्युनिटी को साथ में आना चाहिए, ऐसे करके बोला जा रहा है। कोई काम का नहीं है, कोई काम का नहीं है। आगे चलते हैं। इकोनॉमी पेज पे हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे। एक तो ये कि एफडीआई फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में बहुत ज़्यादा आई है और फॉरेक्स रिजर्व में भी इजाफा हुआ है $100 बिलियन का एक साल के अंदर अंदर। बहुत अच्छी न्यूज़ है। इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है जो हमारे काम में आ सकता है, प्रीलिम्स में पूछा भी जा सकता है, ठीक है। और होलसेल प्राइस इंडेक्स के बारे में आपको खुद से एक बार पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अभी WPI जो है ना वो बहुत ज़्यादा हाई चल रहा है, तो आपको इसके बारे में यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। तो बेसिकली आपको करना क्या है, होलसेल प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये दो इंपॉर्टेंट इंडेक्सेज हैं, इनके बारे में डिटेल आपको गेन करनी है, राइट। हम यहाँ पर ज़्यादा कुछ डिस्कस नहीं करेंगे, शॉर्ट टर्म डेटा है, इतना कुछ काम का नहीं है। सेबी ने अपनी तरफ से एक प्रपोजल दिया है जिसमें गोल्ड एक्सचेंज फ्रेमवर्क, मतलब गोल्ड एक्सचेंज स्टैब्लिश करने की बात की जा रही है। तो इसको भी थोड़ा सा आर्टिकल को हम देखेंगे, बाकी और कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है नहीं। देख लेते हैं एक एक न्यूज़ के। फर्स्ट न्यूज़ है, इंडिया ने प्लाज्मा थेरेपी को अपने कोविड ट्रीटमेंट रिलेटेड प्रोटोकॉल से ड्रॉप कर दिया है, मना कर दिया है कि अब आगे से हम यूज़ नहीं करेंगे। तो बेसिकली प्लाज्मा थेरेपी को फुल फॉर्म, अगर CPT शॉर्ट फॉर्म है तो फुल फॉर्म है कॉन्वालेसेंट प्लाज्मा थेरेपी। उसमें क्या किया जाता है, देखो ब्लड जो होता है, ब्लड की अगर आप एक तरीके से कॉम्पोजिशन को देखो तो उसमें आप देखोगे कि रेड ब्लड सेल्स होती हैं, वाइट ब्लड सेल्स होती हैं, इनके अलावा प्लेटलेट्स होती हैं। अगर इनको रिमूव कर दिया जाए तो लास्ट में केवल लिक्विड जो बचेगा दैट इज़ प्लाज्मा। तो इस प्लाज्मा का यूज़ कैसे किया जाता है, होता क्या है कि मान लो किसी इंडिविजुअल ए को कोविड इन्फेक्शन हो गया और ए जो है वो रिकवर कर गया, तो ऐसे में इसकी बॉडी में जो ब्लड घूम रहा है, ब्लड जो ए की बॉडी का है, उसमें कहीं ना कहीं एंटीबॉडीज़ जनरेट हुई हैं कोविड को टैकल करने के लिए, और एंटीबॉडीज़ जो हैं वो कहीं ना कहीं प्लाज्मा में रिटेन रहती हैं। तो इन एंटीबॉडीज़ को इस एक ही बॉडी से निकाल लिया जाता है और फिर बाद में वो प्लाज्मा के तौर पे, ठीक है, और उस प्लाज्मा को इन्फ्यूज़ कर दिया जाता है। मान लो कोई दूसरा पेशेंट है बी और उसकी थोड़ी सी सीवियर सिचुएशन बनी हुई है और उसकी बॉडी एंटीबॉडीज़ को क्रिएट करने में कैपेबल नहीं है, तो ऐसे में एक ही बॉडी से ब्लड निकाल करके प्लाज्मा अलग करके और फिर वो इन्फ्यूज़ कर दिया जाता है, इंजेक्ट कर दिया जाता है बॉडी बी में। तो ऐसे में बी की बॉडी कहीं ना कहीं एंटीबॉडीज़ को क्रिएट कर पाए। ये एक तरीका कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं इस CPT में काम करता है। बट जो ट्रायल किए गए ना, तो बोला एक कहता है ना संतुष्टिजनक आउटकम नहीं मिला, ठीक है। जो नेशनल टास्क फोर्स और जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उनके द्वारा जो डेटा कलेक्ट किया गया, और एक रिकवरी ट्रायल, एक वर्ड है यहाँ पे देखोगे रिकवरी ट्रायल, ये किससे रिलेटेड है, CPT से संबंधित ही है, ठीक है। CPT हमने देखा कॉन्वालेसेंट प्लाज्मा थेरेपी। तो इसमें ये ट्रायल जब कराए गए तो पता पड़ा कि ज़्यादा कोई असर नहीं पड़ रहा है, इवन फैटेलिटी रेट भी है जो एज इट इज़ बनी हुई है। तो ऐसे में बोला कि जब कोई फ़ायदा ही नहीं आ रहा है तो क्यों ना फिर इस थेरेपी को हम ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल से ड्रॉप कर दें। तो एग्जैक्टली वही किया गया। और इसके अलावा इंडिया ही नहीं, वेस्टर्न कंट्रीज़ में भी पहले प्लाज्मा थेरेपी चल रही थी, जैसे यहाँ पे बताया हुआ है चाइना, नेदरलैंड्स। तो बोले इन लोगों ने भी ड्रॉप कर दिया अपने खुद के प्लान में से कोविड-19 पेशेंट्स को ट्रीट करने को लेकर के, ठीक है। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। आगे देखते हैं। दूसरी न्यूज़ है RBI की जो अभी लेटेस्ट रिपोर्ट आई है जिसका नाम है स्टेट ऑफ इकोनॉमी,
ठीक है, ये रिपोर्ट यहाँ पे स्टेट ऑफ इकोनॉमी आरबीआई के द्वारा जो रिपोर्ट आई है उसमें ये बताया कि सेकंड वेव जो आई है कोविड-19 की, उसने इकोनॉमी पर इतना ज़्यादा असर नहीं किया जितना कि फर्स्ट ने किया। इसके पीछे बहुत सारी वजहें हैं, जिनमें एक वजह तो क्या है कि कहीं ना कहीं लॉकडाउन जो था वो प्रीवियस वेव के टाइम पे तो क्या था, नेशन वाइड लॉकडाउन लगाया गया था। बट अब की बार क्या किया गया था, लोकल इश्यूज को देख करके लोकलाइज्ड लॉकडाउन, लोकलाइज्ड नेचर के लॉकडाउन्स लगाए गए। ऐसे में ज़्यादा परेशानियां नहीं हुई और कहीं ना कहीं जो फंक्शन थे, जैसे कि नॉर्मली कि लोगों का वर्क फ्रॉम होम करना, ठीक है, ऐसे ही ऑनलाइन डिलीवरी का काम करना, ई कॉमर्स कंपनीज का काम करना, डिजिटल पेमेंट्स का ज़्यादा यूज़ करने की आदत होना, और ये सारे कहीं ना कहीं आप देखोगे काम कर रहे थे, तो ऐसे में इकोनॉमी पे इतना ज़्यादा असर नहीं पड़ा। दूसरा, आपको ये भी पता होगा कि मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन साइट वाली जो एक्टिविटीज़ थी उनको बैन नहीं किया गया था, वो भी कंटिन्यू थी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सेकंड वेव इतना ज़्यादा असर नहीं दिखा पाई इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। वैसे तो आपको पता है फैटेलिटी फर्स्ट वेव के कंपैरिजन में सेकंड वेव में ज़्यादा आई है, ठीक है। इसके अलावा गूगल की जो मोबिलिटी इंडिकेटर्स हैं वो क्या एक्सप्रेस कर रहे हैं कि भाई अब की बार मोबिलिटी बहुत कम रही है। मोबिलिटी तो देखो रिड्यूस हुई है, क्योंकि सबसे पहले क्या होता है, कोविड-19 को अगर टैकल करना है तो आपको लोगों के मूवमेंट को रोकना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मोबिलिटी आपको रिड्यूस कहीं ना कहीं फील होगी। बट कहीं ना कहीं एक इंडियन इकोनॉमी कहीं ना कहीं बाउंस बैक करती हुई दिखाई दे रही है, तो उसके पीछे एक स्ट्रक्चर बताई जा रही है जो आगे पेज पे देखते हैं कि इंडियन इकोनॉमी जो है वो यू शेप में रिकवर कर गई। अब यू शेप का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल डाउनफॉल होकर के फिर उठी है, नहीं नहीं, यहां पर ये बताया जा रहा है कि यू में जो यू के जो दोनों शोल्डर्स है ना, उन शोल्डर्स को आप ऐसे समझो कि एक तरफ की जो टिप है वो तो शो कर रही है एग्रीकल्चर को, और दूसरी टिप है वो शो कर रही है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड इंडस्ट्री को। बोलो ये दो लीडर रहे हैं इंडियन इकोनॉमी को बचाने में, ठीक है। ये चीज़ बताई जा रही है आरबीआई के द्वारा। बाकी तो देखो परिस्थिति तो आपको भी पता है कि अभी कुछ भी पता नहीं है कि आने वाले टाइम पे क्या थर्ड वेव आएगी। बस वही है कि अब थोड़ा सा एंटिसिपेशन तो हो चुका है कि हाँ वाकई में थर्ड वेव आने के चांसेस है, क्योंकि दूसरे कंट्रीज़ में जैसे हमने देखा जापान, थाईलैंड, यहाँ पे फोर्थ वेव तक आ चुकी है। तो हमें कहीं ना कहीं तैयार रहने की ज़रूरत है। और वैक्सीनेशन ड्राइव है वो भी कहीं ना कहीं चल रही है। तो आरबीआई की रिपोर्ट में क्या बोला है कि लास्ट जो ऑप्शन है हमारे पास में, जो की लेसन हमने सीखा है, दैट इज वैक्सीनेट, वैक्सीनेट और वैक्सीनेट, और साथ में जो कोविड रिलेटेड जो हमारा बिहेवियर है वो सही रहना चाहिए, तब जाकर के हम सही से आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है कोविड से रिलेटेड ही। सिंपल सी बात क्या है कि हमारे यहाँ पर 1 मिलियन कोविशील्ड की जो डोजेज लगी ना, मतलब 10 लाख डोजेज लगी, तो उनमें से एक से भी कम क्लोटिंग का केस आया है। तो ये पॉइंट हमें क्यों बताया जा रहा है, ये गवर्नमेंट की तरफ से क्यों स्टेटमेंट रिलीज किया गया है, क्योंकि हमें पता है कि ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका का वैक्सीन कैंडिडेट है, उसको प्रोड्यूस किया जा रहा है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो इसको आउट ऑफ इंडिया तो इसी नाम से जाना जा रहा है, ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन, जबकि हम इंडिया में क्या बोलते हैं इसको, कोविशील्ड। तो ऐसे में हमारे यहाँ पर कोविशील्ड के जितने इंजेक्शन लगाए गए हैं 10 लाख, तो उनमें हर 10 लाख के ऊपर बहुत कम केसेस देखने को मिले हैं। लगभग 0.61 केसेस ऐसे मिले हैं जहां पर ब्लड क्लॉटिंग हुई है, खून का थक्का जम गया, जो कि बहुत ही कम है। जबकि वेस्टर्न कंट्रीज में जब ये वैक्सीन कैंडिडेट अप्लाई किया गया था ना, तो वहां पर ज़्यादा केसेस आते थे। तो इसको जो थक्का जमता है ना, इसको बोलते हैं थर्मेबो एम्बोलिक, ठीक है, थर्मेबो एम्बोलिक। ये इवेंट इस तरीके का होता है। तो बेसिकली होता क्या है, मान लो किसी ने वैक्सीनेशन ले लिया तो उसको थोड़ी देर के लिए बिठा के रखते हैं, 2-5 मिनट, आधा घंटा। तो वो उसको बिठाने का, जो कैंडिडेट जिसने वैक्सीन लिया है, जो भी इंडिविजुअल, उसको बिठाने का पर्पज़ क्या होता है, जिससे कि नोटिस किया जा सके AEFI को। AEFI का मतलब होता है एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन, कि वैक्सीन लेने के बाद में क्या कोई साइड इफेक्ट का को तो दिखता नहीं है। तो ऐसे में इंडिया में जो है ये चीज़ें कहीं ना कहीं कम देखी गई है। ये तो हो गया कोविशील्ड का, कि कोविशील्ड में कितना आया, 0.61 पर मिलियन डोसेज। जबकि आप कोवैक्सीन की बात करो, जो कि 100% गवर्नमेंट के द्वारा फंडेड है और भारत बायोटेक के द्वारा प्रोड्यूस वैक्सीन कैंडिडेट है, उसमें तो ऐसा कोई केस ही नहीं देखने को मिला है कि ऐसा कोई इवेंट हुआ हो ब्लड क्लॉटिंग का, या कुछ कहीं पे एक तरीके से एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन नोटिस किया गया हो। जबकि आप देखोगे यूरोपियन कंट्रीज में क्या हुआ, यूके में
10 लाख के ऊपर 4 केसेस मिले हैं ऐसे जहां पर ब्लड क्लॉटिंग के केसेस नोटिस किए गए हैं। जर्मनी में 10 लाख के ऊपर 10 इवेंट्स वहां पे नोटिस किए गए हैं। तो इन शॉर्ट साउथ एशियन कंट्रीज या फिर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज जो हैं वहां पर कोविशील्ड का साइड इफेक्ट बहुत ही माइन्यूट है, मिनिमम है एकदम। आगे देखते हैं। तो ये जो इवेंट है थ्रोम्बोएम्बोलिक इवेंट्स, ऐसे इवेंट्स इंडिया में बहुत कम देखे गए हैं। ठीक है, इन्हीं चीज़ों को घुमा फिरा के बताया हुआ है, आपके सामने स्क्रीन पर है ये पूरा, तो एक बार ज़रूर आप देख लेंगे। ठीक है, कोई डाउट होना नहीं चाहिए आपके पास में। अच्छा, सिम्टम्स क्या आ सकते हैं कि अगर मान लो किसी ने वैक्सीन लिया है तो उसके बाद में, तो ये सिम्टम्स बताए हुए हैं सारे, जो कि नॉर्मल है, कोविड के रिलेटेड ही हैं ये। आगे चलते हैं। नेक्स्ट पेज 3 पे अगर देखें तो सरकार ने ये बोला है कि कोविन जो है उसको अब हिंदी में और 14 रीजनल लैंग्वेजेस में अब लॉन्च किया जाएगा आने वाले कुछ दिनों के अंदर अंदर ही। ये बात कही गई है यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा मंडे को, क्योंकि अभी प्रॉब्लम क्या आ रही है, लोगों को रजिस्ट्रेशन करने में आ रही है, और इंग्लिश सभी को आए ये कोई ज़रूरी नहीं है ना। सबसे पहली चीज़ तो इंटरनेट पेनिट्रेशन की कमी है, नंबर 2 इंटरनेट है भी तो वहाँ पर फिर इंग्लिश नहीं आती, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो ऐसे में हिंदी या फिर दूसरी रीजनल लैंग्वेजेस में अगर पोर्टल लॉन्च हो जाता है तो एक्सेसिबिलिटी ईजी रहेगी, तभी जाकर के आप वैक्सीनेशन का जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर है उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। एक तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। दूसरी चीज़, जो भी लेबोरेटरीज जहाँ पर टेस्टिंग करवाई जाती है ना, मतलब मान लो कि कोई कोई कोविड का नया स्ट्रेन आया, जैसे हम अभी बात करते रहते हैं, मैं बोलता रहता हूँ B.1.617 का जो स्ट्रेन है जिसने इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा परेशानियाँ अभी क्रिएट की हैं सेकेंड वेव के टाइम पे। तो ऐसे में ये स्ट्रेन का पता लगाने के लिए इंडिया में अभी तक आप देखोगे 10 लेबोरेटरीज काम करती हैं, और उन लेबोरेटरीज को एक नेटवर्क के अंडर में डाला हुआ है जिसका नाम है इंसाकोग। ध्यान रखेंगे आप, इंसाकोग। अब 10 लेबोरेटरीज और ऐड हो जाएंगी तो बोला टोटल 27 लेबोरेटरी में जीनोम सर्वेलेंस किया जाएगा। दैट मीन्स कि जो वायरस है वो किस कैटेगरी का है, क्या उसने म्यूटेशन कर लिया, क्या वो पुराने वाला वायरस से रिपीट हो रहा है, ये चीज़ें कहीं ना कहीं रिपीट की जा रही हैं। और इंसाकोग की फुल फॉर्म क्या होती है, ये आपके सामने है, इंडियन SARS-CoV-2 कंसोर्टियम ऑन जेनोमिक्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंसाकोग रिसेंटली न्यूज़ में था, ये किससे रिलेटेड है आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने देख ली हैं। इसके अलावा अगर कर्नाटका वाली न्यूज़ देखें, जिसके बारे में बताऊं आपको, कि कर्नाटका में ये बताया जा रहा है कि अब NIVs को यूज़ किया जाएगा जिससे कि ऑक्सीजन की डिमांड को कम किया जाए। तो बेसिकली हो क्या रहा है वो हम जानते हैं। देखो, ICU में जब पेशेंट पहुंच जाता है तो जब वेंटिलेटर पे वो रहता है तो उनके लिए पिछली बार जो कोविड-19 की फर्स्ट वेव थी ना, तब हाई फ्लो नेसल ऑक्सीजन सिस्टम का प्रोविजन रखा गया था। मतलब कि आपके नाक के ऊपर, मतलब जो पेशेंट है उसके नाक को पूरा कवर कर दिया जाएगा और ऑक्सीजन की सप्लाई कर दी जाएगी। ऐसे में ऑक्सीजन का वेस्टेज बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो कर्नाटका एडमिनिस्ट्रेशन ने अपनी तरफ से क्या स्टेटमेंट्स दिए हैं कि अब ये HFNO है ना, जिसको हम बोल रहे हैं हाई फ्लो नेसल ऑक्सीजन, इसके कंपैरिजन में अब NIVs का यूज किया जाए। इसका मतलब होगा इन्वेजिव वेंटिलेटर्स, मतलब नॉन इन्वेजिव वेंटिलेटर्स। तो यहां पर बोले लगभग 80% तक ऑक्सीजन की डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि HFNO जो है ना वो कहीं ना कहीं ऑक्सीजन वहां पर वेस्टेज ज़्यादा होता है, और यहां पर वेस्टेज ऑक्सीजन का भी आप यूज़ कर लोगे तो इससे क्या फ़ायदा कि ऑक्सीजन की शॉर्टेज को आप टैकल कर पाओगे। तो ये ध्यान रखेंगे आप HFNO के बारे में और NIV के बारे में, दोनों चीज़ें अच्छे से समझने की है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने फोर्सेस के द्वारा जो एफर्ट्स लगाए हैं उनको रिव्यू करने की बात की है। तो बेसिकली DRDO ने अभी आप देखोगे एक ड्रग लॉन्च किया है, ठीक है, जिससे कि कोविड थेरेपी कंडक्ट कराई जा सके, और उस ड्रग का नाम है 2DG। इसका फुल फॉर्म हो गया 2-डिऑक्सी डी ग्लूकोज। ये नाम आप याद रखोगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट नेम, 2DG 2-डिऑक्सी डी ग्लूकोज, जो कि DRDO ने डेवलप किया और इसको मंडे को लॉन्च भी कर दिया गया है डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा। तो आप देखोगे ये थ्रू आउट कंट्री अब कोविड-19 के केसेस को टैकल करने के लिए काम करेगी। बाकी आपको पता ही है, हॉस्पिटल्स में बेड्स की अवेलेबिलिटी इंश्योर करना, वो सारी चीज़ें मेन तो थी। 2DG नाम याद रखोगे आप। आगे चलते हैं, पेज नंबर 4 पे
जो यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर हैं रमेश पोखरियाल जी, उन्होंने मंडे को एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की जिसमें स्कूल एजुकेशन के बारे में बातचीत की गई। स्टेट के जो सेक्रेटरी है ना, एजुकेशन सेक्रेटरीज हैं, उनसे बातचीत की गई कि आपने क्या मेथड्स अपनाए ऑनलाइन ऑफलाइन जिससे कि एजुकेशन को आप कंटिन्यू कर पाए। तो एक आइडिया एक्सचेंज का काम हुआ ये मीटिंग, ठीक है, जिसमें अलग अलग सेक्रेटरीज ने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए जिससे कि एक दूसरे को इनोवेटिव आइडियाज़ मिले। दूसरी अगर बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से 5,228 करोड़ रुपए का रिलीज करने की बात की है एडोक ग्रांट। दैट मीन्स कि जैसे ही आगे आगे जैसे टाइम बीतेगा तो थोड़ा थोड़ा करके फंड रिलीज कर दिया जाएगा, और वो भी किस स्कीम के अंडर में, समग्र शिक्षा प्रोग्राम। तो अब आपके लिए टास्क आ गया है, समग्र शिक्षा प्रोग्राम के बारे में आप डिटेल लोगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है इंडियन गवर्नमेंट की, इसको आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते हो, तो ये ध्यान रखोगे। दूसरी, जो अभी पिछले साल ही नेशनल एजुकेशन पॉलिसी रिलीज हुई थी 2020 की, उसके इंपॉर्टेंस के बारे में बातचीत भी की गई थी इस मीटिंग में। तो अब आपके लिए, हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की समरी, आपने अगर नोट डाउन की हुई है दैट्स ओके, नहीं की हुई है तो आप गूगल करोगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 फॉर यूपीएससी, और ऊपर ही ऊपर जो भी बढ़िया वेबसाइट आ जाए ना, चाहे दृष्टि आईएएस आए, चाहे विजन आईएएस आए, इनसाइट्स आए, कोई सा भी अच्छी आईएएस की वेबसाइट मिले, वहां से वो समरी मिल जाएगी आपको, और उससे नोट मेकिंग कर लो, नोट्स बना लो उसके, समझ गए। तो इसमें क्या हो जाएगा, आपके पास में कंटेंट तैयार हो जाएगा। तो दो चीजें आपको कवर करनी है, एक तो समग्र शिक्षा प्रोग्राम और एक ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और हो सकता है दोनों में से, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के हिसाब से आपको कंटेंट देखने को मिले। आपके खुद का ओपिनियन भी तो अप्लाई करोगे ना, उस हिसाब से बोल रहा हूं मैं, तो ये चीज आपको जरूर करनी है। आगे चलते हैं, अब हम आ गए हैं वर्ल्ड पेज पे। तो यहां पर आप देखो, फ्रांस, जर्मनी और स्पेन तीनों कंट्रीज साथ में आए हैं, और इन्होंने एक आप कहोगे डील साइन की है, जिसमें मेन काम क्या है, एक जॉइंट कॉम्बैट जेट का डिजाइन करना। देखो, फ्रांस, जर्मनी और स्पेन, अभी जो यूरोपियन कंट्रीज हैं मेनली, वो सबसे ज़्यादा डिपेंडेंट है चाइना पे, और चाइना आपको पता ही है कि जब से कोविड-19 आउटब्रेक हुआ है तब से सबसे ज़्यादा मुश्किलों का सामना अगर करना पड़ा तो यूरोप को। इवन आप देखोगे पिछले साल हमने स्टेटमेंट्स देखे थे कि यूरोपियन सरकारों को जब पता पड़ा कि हमारे यहाँ पर पीपीई किट भी प्रोड्यूस नहीं होते हैं, वो भी हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं, तब जाकर के उनकी आंखें खुली कि चाइना जो है वो अपनी हेजेमोनी को मिसयूज़ करके कितना परेशान कर सकता है। तो ऐसे में एक प्रोजेक्ट फाइनलाइज किया गया है अपनी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए, कि क्यों ना एक प्रोजेक्ट तैयार किया जाए जिसमें नया फाइटर जेट तैयार किया जाए, और ये यूरोप का लार्जेस्ट डिफेंस प्रोजेक्ट होगा, जो कि 100 बिलियन यूरो का होगा, जो लगभग 121 बिलियन डॉलर्स का ये प्रोजेक्ट होगा, जिसमें ये तीनों कंट्रीज हमने देख लिए, फ्रांस, जर्मनी और स्पेन, तीनों के तीनों। ये एक नेक्स्ट जनरेशन मैन्ड एंड अनमैन्ड एयरक्राफ्ट के लिए प्रोजेक्ट चलेगा। नाम आप ध्यान रखोगे, ठीक है ना, इसमें और डील में कौन कौन से कंट्रीज हैं वो आप नाम याद रखोगे। इसके अलावा अगर हम देखें तो अभी तक यूरोपियन कंट्रीज जो हैं वो चाइना, रशिया और यूनाइटेड स्टेट्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है अपनी ये डिफेंस सप्लाईज के लिए। तो ऐसे में इस डिपेंडेंस को रिड्यूस करना चाहते हैं। अच्छा, इसमें लीड कौन करेगा? तो फ्रांस की जो डिसॉल्ट एविएशन है वो एयरबस और इंदिरा, ये मिलकर के फिर बाद में एयरबस और इंदिरा ये मिलकर के काम करेंगे, जिसमें डिसॉल्ट एविएशन तो फ्रांस की हो गई, एयरबस हो जाएगी किसकी, जर्मनी की, और इंदिरा रिप्रेजेंट करेगी स्पेन को। ये मिलकर के फिर काम करेंगे। दूसरा, फ्रांस का जो राफेल है उसको रिप्लेस करने के लिए भी काम किया जाए, क्योंकि राफेल जो है हमारे लिए चाहे नया हो, बट फ्रांस के लिए ऑलरेडी बहुत कई सालों से वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक रिप्लेसिंग शुरू हो जाएगी फ्रांस के राफेल की, और जो जर्मन या स्पेन जो यूरोफाइटर जेट्स हैं उनको भी रिप्लेस करने की बात की जा रही है 2040 तक। तो पॉइंट है वो क्या है आपके सामने बिल्कुल क्लियर है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आ गए हम इकोनॉमी पेज पे, जिसमें एक न्यूज़ आपके सामने कि एफडीआई जो है वो 2021 में बहुत ज़्यादा आई है, ऑल टाइम हाई। मतलब अभी तक जितने भी फाइनेंशियल ईयर्स की बात करें, प्रीवियस जितनी भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आई है उसमें हाईएस्ट आई है। जबकि लॉकडाउन लग रहा था, कोविड-19 के केसेस आ रहे थे,
चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ था, उसके बावजूद एफडीआई ज़्यादा आया है। दूसरा, अगर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की बात करें तो वो भी $100 बिलियन से जंप कर गया। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इंडियन इकोनॉमी के लिए एक प्लस पॉइंट ये कहीं ना कहीं देख सकते हैं हम। तो ओवरऑल देखोगे ना तो इंडिया में इन्वेस्टमेंट कितना आया फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में, $54.665 बिलियन। और इंडिया की तरफ से दूसरे कंट्रीज में कितना इन्वेस्टमेंट गया, $11.299। तो ऐसे में नेट निकालोगे ना दोनों का डिफरेंस, तो नेट आपको मिलेगा 2020-21 में $43.36 बिलियन जो हैं वो इनफ्लो हुए हैं हमारे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के तौर पे, जो कि पिछले सालों में आप देखो 2015-16 से लेकर के ये डेटा दिया हुआ है, हाईएस्ट है। इवन 2019-20 से भी ज़्यादा है ये। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स है जो मैंने अभी अंडरलाइन की। एक तो हमारे पास में इन्वेस्टमेंट कितना आया, एक दूसरा इंडिया ने कितना इन्वेस्ट किया, और इन दोनों का नेट जब निकाला तो इंडिया में इनफ्लो कितना रहा वो। और दूसरी तरफ आप देखोगे कि हमारे यहाँ पर जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो $100 बिलियन से भी ज़्यादा जंप कर गया। एक तो ये चीज़ें आप ध्यान रखोगे। इसके अलावा हमारे लिए इंपॉर्टेंट जो चीज़ है उस पर हम टू द पॉइंट सीधा बात करते हैं। ये देखिए आपके सामने 4 स्टेट्स हैं जिसमें महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और एनसीटी ऑफ दिल्ली, नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली, ये चारों में आप देखोगे इंडिया में जितना इन्वेस्टमेंट आया ना उसका 90% तो इन चारों में ही आया है। और महाराष्ट्र को अकेले को देखो तो 46.67% इन्वेस्टमेंट आया है टोटल एफडीआई का पिछले साल में। दूसरे नंबर पे फिर गुजरात का नंबर आता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखोगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा एफडीआई तो आपने देख लिया, दूसरी तरफ अगर एफपीआई की बात करें तो उसमें भी कहीं ना कहीं फॉरेन एक्सचेंज हमारा बड़ा है, क्योंकि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में आप नॉर्मल सा अगर डिफरेंस समझने की कोशिश करो तो मान लो एक कंपनी है ए और उसका जो पूरा एक जितना कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, नेट वर्थ है, वो मानो आपकी 500 करोड़ रुपए है। ठीक है, तो ऐसे में अगर बाहर से कोई इन्वेस्ट कर रहा है जो कि 50 करोड़ रुपए से ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है, बाहर से मतलब आउट ऑफ इंडिया से, तो 50 करोड़ का मतलब हो गया कि 10% से ज्यादा अगर कोई भी इन्वेस्ट करता है किसी भी कंपनी में, इंडियन कंपनी में, जो कि आउट ऑफ इंडिया से आ रहा है पैसा, तो उसको बोल देंगे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जबकि अगर यही इन्वेस्टमेंट 10% से कम रहा तो उसको बोल देंगे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। समझ गए? तो ये दोनों में एक माइन्यूट सा डिफरेंस आप देख सकते हो। बाकी ये चीजें आपने जरूर पढ़ी होंगी, नहीं पढ़ी हैं तो आपको मैं फिर से रिवाइज करा रहा हूं। श्रीराम आईएएस की नोट्स कलेक्ट कर लो, या फिर रमेश सिंह की बुक आती है वो ले लो, इंडियन इकोनॉमी की, उसमें पूरी डिटेल आपके बेसिक्स पूरे क्लियर हो जाएंगे। तो इकोनॉमी के लिए आपको पढ़ना क्या है मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ। 10th 11th 12th 10th की एक बुक आएगी एनसीईआरटी की, 11th की आपको इंडियन इकोनॉमी वाली बुक पढ़नी है, डेवलपमेंट्स इन इंडियन इकोनॉमी समथिंग करके बुक है, और 12th की एक बुक है मैक्रो इकोनॉमिक्स की। ये 3 बुक्स तो हो गई आपकी एनसीईआरटी की। और फिर आप एक पढ़ लो जो आपकी रेफरेंस बुक है, जिसमें आप रमेश सिंह पे भी रिलाई कर सकते हो, तो श्रीराम आईएएस की बुक नोट्स आती हैं, वो परचेज कर लो। तो ये तो हो गया आपका स्टैटिक पोर्शन, और प्लस में इकोनॉमी पेज से आप कनेक्टेड हो ही तो आपकी इकोनॉमिक्स में कहीं आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ये मैं पक्का कह सकता हूं। ठीक है, बाकी देखो करंट अफेयर के लिए मैंने पहले भी बताया था कि आप कैसे कवर कर सकते हो करंट अफेयर्स के लिए। एक शॉर्ट सी बात मैं बता देता हूं। नंबर 1, कोई भी एक न्यूज़पेपर आप फॉलो करो, द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस। नंबर 2, मंथली मैगजीन कंपाइलेशन। इससे क्या होगा कि इंडियन एक्सप्रेस आप अगर फॉलो कर रहे हो फॉर एग्जांपल, तो इंडियन एक्सप्रेस से कोई न्यूज़ छूट गई है तो आप उस मंथली मैगजीन से कवर कर सको। मंथली मैगजीन आपके ठीक लगे उस कोचिंग की पकड़ सकते हो, जिसमें इनसाइट्स आईएएस की भी ले सकते हो, दृष्टि की भी आती है आजकल तो इंग्लिश में, और विजन आईएएस की भी ले सकते हो, जो भी आपको सूटेबल लगे। इससे क्या होगा, आपका बैलेंस मैनर में काम हो गया। ये तो हो गया देखो प्रीलिम्स के लिए एनफ। ठीक है, फिर बात आ जाती है मेंस में। मेंस में आपको राइटिंग स्किल्स डेवलप करनी होती है ना, ऐसे भी होता है, और आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स चाहिए होते हैं, स्कीम्स का भी पता होना जरूरी होता है। तो ऐसे में आप क्या करोगे, योजना प्लस कुरुक्षेत्र, ये 2 मैगजीन्स की आजकल जिस्ट आने लग गए हैं, 11-11 पेजेस में तो समरी देने लग गई हैं कोचिंग्स। ठीक है, तो वो जिस्ट पढ़ लो, एनफ रहेगा आपके पास में, कंटेंट मोर देन एनफ आ जाएगा। ठीक है, प्लस आपको जो
भारत सरकार है उनके द्वारा जो स्कीम्स चलाई जा रही हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, और प्लस आपको ये पता होना चाहिए कि इकोनॉमिक सर्वे में क्या लेटेस्ट आया हुआ है। तो ये चीज़ें अगर आपने कवर कर ली है ना, तो ये ध्यान रखना आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी करंट अफेयर्स में, ये मैं कह सकता हूँ दावे के साथ में। बाकी 100 में से 100 नंबर लाओ ये मैं डोज दे नहीं सकता आप लोगों को, बाकी आपकी 80 तक अप्रोच बन जाए ये गारंटी मैं आपको देता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको करनी होगी। और करंट अफेयर्स को आप शुरुआत में इतना ज़्यादा वेटेज दो मत, बस शुरुआत में जैसे आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, नए नए एस्पिरेंट हो, तो आप केवल थोड़ा सा ध्यान दे लो, ठीक है। बाकी मेन फोकस आप स्टैटिक पोर्शन पे दो, समझ गए। इससे रिलेटेड मैं वीडियो जल्दी ही लाऊंगा जिससे कि 1-to-1 इंटरेक्शन हम कर लेंगे, और उसके लिए मैं पर्टिकुलर डे डिसाइड करके आपके लिए लाइव सेशन कर दूंगा उस दिन। तो आप अच्छे से जो भी आपके डाउट्स हो आप सीधे पूछना, मैं जवाब दे दूंगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। नेक्स्ट न्यूज़ इकोनॉमी पेज से ही है। देखो, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी ने अपनी तरफ से एक फ्रेमवर्क गाइडलाइंस रिलीज़ की है कि एक गोल्ड एक्सचेंज सेटअप किया जाए। जैसे आपने देखा स्टॉक एक्सचेंज होता है ना, सेंसेक्स, निफ्टी, बोला ऐसा हम एक गोल्ड एक्सचेंज भी सेटल करेंगे। इसमें क्या होगा कि ये जो येलो मेटल है, गोल्ड है, इसकी ट्रेडिंग की जा सकेगी, लेन देन की जा सकेगी। वो भी कैसे? इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट्स के बेसिस पे, कि गोल्ड तो पड़ा है कहीं पे स्टोर में और उसके नाम पर पे रिलीज कर दिए आपने रिसिप्ट्स, ठीक है। अब उन रिसिप्ट्स की लेन देन होती रहेगी। तो मान लो गोल्ड को बिना मूव किए ही लोग अपने मालिकाना हक को क्लेम करते रहेंगे, बदलते रहेंगे कि आज ए के पास में है ये रिसिप्ट, तो वो बी को बेच देगा तो बी उसका मालिक बन जाएगा, और गोल्ड अपनी जगह से हिल नहीं रहा है। तो ऐसे में क्या हो जाएगा कि मूव करने में परेशानी नहीं रहेगी और गोल्ड में ट्रेडिंग आसानी से हो पाएगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट ट्रेडिंग की बात यहां पे की जा रही है, ठीक है। तो इसमें एक तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट काम, ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी। अच्छा, ये जो इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट्स हैं इनकी क्या कैटेगरी रहेगी? तो ये 1 किलोग्राम की रेंज में भी रिलीज होंगी, 100 ग्राम के भी, 500 ग्राम की भी, और साथ में कंडीशंस पे भी डिपेंड करेगी और वेरी कर सकती हैं वो 5 से 10 ग्राम के बीच में भी। ये सेबी डिसाइड करेगा। बातचीत अभी चल रही है, ये पेपर रिलीज किया गया है, ये ध्यान रखें आप, अभी फाइनलाइज नहीं हुआ है, बिल्कुल ध्यान रखें। अच्छा, अब एक मेन इंपॉर्टेंट बात आती है, वो ये कि इंडिया वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट गोल्ड कंज्यूमर है, ये ध्यान रखना। सबसे ज़्यादा गोल्ड जो है वो कंज्यूम किया जाता है चाइना के द्वारा, और दूसरे नंबर पे गोल्ड कंज्यूम किया जाता है इंडिया के द्वारा। तो इंडिया जब वर्ल्ड का लार्जेस्ट गोल्ड कंज्यूमर है, तो वर्ल्ड में गोल्ड की प्राइसेस को इन्फ्लुएंस करने की कैपेबिलिटीज इंडिया में होनी चाहिए। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखने के लिए ये सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने ये नया प्रोविज़न निकाला है कि क्यों ना हम गोल्ड एक्सचेंज लॉन्च कर दें। अब बातचीत चल रही है, देखते हैं आगे कितने टाइम में ये लॉन्च होता है। बाकी जो प्रोविज़न है ये आपके सामने स्क्रीन में बिल्कुल न्यूज़ में दिया हुआ है, अच्छे से एक बार आप रीडिंग और मार लो, ठीक है। डिस्कशन में न्यूज़ में हमारे पास में इतना ही कंटेंट था, बाकी आपको टाइम टू टाइम चीज़ें मिलती रहेंगी। कंटिन्यू बस फॉलो करते रहो गार्गी क्लासेस को। थैंक यू।